नमस्कार दोस्तों, मैं मिल्टन कुमार अपने YouTube चैनल मिल्टन स्टोरी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि इतिहास पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसे अलग अलग कैटेगराइज करना उसे बेहतर होगा और फिर उस अलग अलग कैटेगरी को पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। अगर हम किसी एक कैटेगरी को या सभी चीजों को एक साथ पढ़ने की करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई भी चीज याद नहीं रह पाएगा। सभी चीजें हमारा एंशिएंट जो होता है यानी प्राचीन भारत हमारा आधुनिक से मिल जाएगा या हमारा आधुनिक भारत हमारे जाके जो है वो मध्यकालीन भारत से मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे आधुनिक भारत के साथ पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आज जो पहला टॉपिक जो चूज किया है वो आधुनिक भारत के साथ ही चूज किया, क्योंकि अगर हम सबसे पहले खत्म कर लें तो आपको क्या आ जाएगा कि अंदर से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब एक बार कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको ये चीजें काफी आसान और काफी हल्की लगने लग जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को, जो इस चैनल पे नए हैं, आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने कहा था कि आधुनिक भारत के इतिहास में केवल हम दो चीजों के ही बारे में पढ़ेंगे। पहला, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और दूसरा यूरोपियंस का आगमन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वो कैसे आई और उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए, किस किस के साथ कैसा इंटरफेयर किया और कहां पे कैसी लड़ाई लड़ी, क्या किया, कि उसके क्या क्या कार्य थे, उसकी वजह से हमारी जो सारी जितने भी क्षेत्रीय राज थे उसके अंदर में कैसे उनसे मिलते चले गए या उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि मैंने ये सबसे पहला राजनीतिक विकेंद्रीकरण लिखा। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। हम देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से एक उस टाइम की ऐसी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक परिस्थिति भी होती है और सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति भी एक ऐसी उभर के आती है जिसकी वजह से जो है वो जो मुगल साम्राज्य के जो बाद वाले आने वाले जो रूलर होते हैं, जो भी शासक होते हैं, वो इतने मजबूत शासक साबित नहीं होते हैं कि वो इतने बड़े मुगल साम्राज्य को जो है वो संभाल के रख सकें। फलस्वरूप क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जब बहादुर शाह जफर प्रथम जब वो नए रूलर बनते हैं तो वहां से हमारा जो मुगल साम्राज्य का है वो धीरे धीरे उनका विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है। विकेंद्रीकरण के से तात्पर्य ये है कि उसकी जो इतने बड़े एम्पायर है, इतना बड़ा जो उनका सूबा था, राज्य था, साम्राज्य था जिसको कहें, वो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में जो है वो बंटना स्टार्ट हो गया। कौन कौन से छोटे छोटे राज्य? सबसे पहले देखते हैं बंगाल में। वो चलो, बंगाल एक अलग जो है अपने आप को एक अलग सूबा के रूप में पहले घोषित कर लिया। ये उसी तरह हम देखते हैं अवध जो एक स्वतंत्र सूबा के रूप में कार्य करने लगा। हैदराबाद ने भी अपने आप को एक अलग स्वतंत्र के रूप में कार्य कर लिया। कर्नाटक ने भी ऐसा किया और मैसूर ने भी। ये तमाम ऐसे जो राज्य थे जो मुगल साम्राज्य का एक पार्ट हुआ करते थे, और ये तमाम जो थे ये बड़े बड़े ऐसे राज्य थे जो इसके पार्ट, इनका न केवल पार्ट थे बल्कि मुगल के शासन में, प्रशासन में, उनके टाइम में जो थे इनकी हेल्प किया करते थे और मुगल साम्राज्य को एक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने में जो है वो इनके लिए काफी सहूलियत होती थी। तो ऐसी क्या क्या चीजें हुई और किस किस स्टेट में, किस किस राज्य में क्या क्या निकल के आते हैं, कौन कौन ने सबसे पहले विकेंद्रीकरण स्टार्ट किया, तो हम सबसे पहले देखेंगे वो है बंगाल में। बंगाल में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मुर्शिद कुली अली खां थे, इन्होंने ये जो क्या किया, ये सबसे पहले अपने आप को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और बंगाल से अपने आप को एक तरीके से उन्होंने जो मुगल साम्राज्य को एक नजराना प्रस्तुत किया करते थे, केवल नजराना प्रस्तुत करने के बाद वो अपने आप को एक स्वतंत्र सूबेदार के रूप में काम करने लगे। सेम इसी तरह हम अवध में भी देखते हैं कि जब वहां पे, चूंकि अवध वाला जो इलाका होता है ये सबसे बड़ा दोआब का इलाका है, यहाँ पे गंगा यमुना होने के कारण ये इलाका बहुत ही ज्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी सादात खान जब यहाँ का जब सूबेदार नियुक्त किया गया तो मुगल साम्राज्य को एक बहुत ही कम राशि या नजराना प्रस्तुत करना, कई बार तो भेजना बंद कर दिया और अपने आप को भी सेम चीज एक स्वतंत्र शासक के रूप में एक तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। यही परिस्थिति हम देखते हैं हैदराबाद में, कि हम देखते हैं कि खुद मुगल साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री होता है उस टाइम के, निजामुल मुल्क बुरहानुल मुल्क, इसी का दूसरा नाम बुरहानुल मुल्क है, वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने के लिए वो दिल्ली के अपने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ के वो हैदराबाद में चला जाता है और वहां पे एक स्वतंत्र सूबेदार के रूप में कार्य करता है। यही चीज हम कर्नाटक में देखते हैं कि कर्नाटक में सलातुल्ला खां को जब भेजा जाता है तो वो भी यही काम करता है। और सिर्फ मैसूर में कैसे हैदर अली ने वाडियार वंश को अंत करके वहां पे अपना एक अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश किया।
इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ अन्य राज्य भी जो होते हैं वो निकल के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, जो कि ये सब तो आप देखेंगे कि ये देखिए आप ये ईस्ट इंडिया में देख रहे हैं, ये आपको सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में दिख रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ईस्ट इंडिया में दिख रहा है, और ये हमारा जो सेंट्रल एशिया का है ये हमारा साउथ इंडिया में है, ये भी साउथ इंडिया में है, ये भी हमारा साउथ इंडिया में। इसके साथ ही साथ जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत है, वहां पे भी जो है छोटे छोटे के साथ साथ बड़े बड़े राज्य उभर के निकलना स्टार्ट होते हैं, जो जिसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा जो है वो मराठा साम्राज्य, न सिर्फ दक्षिण में बल्कि ये उत्तर भारत में भी इनका एक बहुत ही बड़ा प्रभुत्व इन्होंने स्थापित कर लिया था। और सबसे उत्तर भारत के जो नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेस जो हम देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत में, यहाँ पे देखते हैं कि सिख इसी दौरान जो होते हैं, सिख जो होते हैं वो धीरे धीरे एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर के आते हैं, यहाँ तक ये इतने बड़े हो जाते हैं कि अंग्रेज भी इनके साथ जो है वो एक तरीके से संधि प्रस्ताव को लिए मान, जब तक ये जिंदा रहते हैं महाराजा रणजीत सिंह, वो उनसे इनके साथ लड़ाई न करके बल्कि अपने आप को एक संधि के रूप में इनसे किया जाता है। इसी तरह देखते हैं कि जब हम हरियाणा पंजाब के इलाकों में ये जो देखते हैं, इस जगह पे देखते हैं कि जाटों का उदय होता है, जो कि ये बेसिकली रूप से किसान होते हैं, और ये मुगल सत्ता के ये अगेंस्ट में अपना एक तरीके से क्षेत्रीय राज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीजों का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि हमें एक एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ना है, और एक एक चीजों की किस चीज के, जैसे बंगाल के दौरान क्या क्या चेंजेस आए और बंगाल कैसे ब्रिटेन के अधीन चला गया, फिर हमारा देखेंगे कि अवध कैसे ब्रिटेन के अधीन चला गया, इसी तरह हम देखेंगे हैदराबाद कैसे चला गया, कर्नाटक चला गया कैसे चला गया, मैसूर का कैसे चला गया, मराठा मैंने के साथ कैसे कितने युद्ध किए गए और उनके कौन कौन सी संधि की गई, सिखों के साथ कौन सी लड़ाई हुई, सिखों में कौन से प्रमुख जो लड़ाई की हुई है और उनको कैसे फिर आपस में मिला दिया, और जाटों का कैसे जो है यहाँ पे दमन किया गया। तो चलिए हम आज अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि बंगाल। सबसे पहले हम करेंगे बंगाल की बात।